अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज स्टूडेंट हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2, ठीक है, और इसका नाम है 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। ये वो चैप्टर है स्टूडेंट जो आपने अपनी प्रीवियस क्लासेस में भी, इवन आपने अपनी सेकेंडरी क्लासेस में और 9 मैट्रिक क्लासेस में भी इस चैप्टर को पढ़ा होता है, ठीक है। फिर से फर्स्ट ईयर में टॉपिक आपके सामने है 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, लेकिन इसमें फर्स्ट ईयर के लेवल पे हम ईच स्टेट ऑफ मैटर यानी सॉलिड, लिक्विड, गैस को हम जो है कंप्लीट लॉज के साथ और तमाम तर प्रॉपर्टीज़ के साथ स्टडी करेंगे। इस चैप्टर को 3 हिस्सों में मुश्तमिल किया जाएगा। पहला हिस्सा गैसेस का होगा, यानी गैसेस के तमाम लॉज, और हमारे कोर्स के अंदर 5 लॉज गैसेस के इन्वॉल्व हैं। गैस के लॉज, गैस की काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी और उसके न्यूमेरिकल, सब के सब आपको गैस में और गैसेस का बिहेवियर पढ़ाया जाएगा। इसके अलावा लिक्विड है, ये सेकेंड पार्ट होगा इस चैप्टर का। इसमें हम लिक्विड्स के बिहेवियर, ठीक है, और लिक्विड की तमाम तर प्रॉपर्टीज़ और जितने भी इसके अंदर चीज़ें मेंशन हमारे कोर्स में, सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी, वो सब इसमें कवर की जाएंगी। तीसरा पार्ट और आखिरी पार्ट इस चैप्टर का होता है सॉलिड। इसमें सॉलिड की टाइप्स ऑफ क्रिस्टल्स, ठीक है, शेप्स की डायमेंशन, उनके एंगल्स और बहुत सारी चीज़ें इसमें हम स्टडी करेंगे। तो ये एक लेंदी चैप्टर है, ठीक है, इसको आसान मत लें आप, ये एक लेंदी चैप्टर है, उसको समझना है आपने, तमाम तर कॉन्सेप्ट्स के लेने हैं आपने। आज जो क्लास है वो एक जनरल क्लास है, चूँकि स्टार्टिंग की क्लास है। ये इंट्रोडक्शन दिया जाएगा इसमें आपको सॉलिड, लिक्विड, गैस का, जो कि आपको बहुत सी चीज़ें पहले से मालूम होगी। सबसे पहले मैं इन कुछ प्रॉपर्टीज़ मैंने यहाँ लिखी हैं। मैं आपको सॉलिड के वॉल्यूम के बारे में बताएंगे, आपको बताया जाएगा इस क्लास में लिक्विड के, गैसेस के, देन शेप क्या होती है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस क्या होती हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस एंड काइनेटिक एनर्जी। इसके अलावा भी दीगर कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, वो आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट वॉल्यूम से। सबसे पहली बात यहाँ इस चैप्टर को बताने से पहले आपको ये बता दें मैटर क्या होता है, और मैटर की हम 3 टाइप्स पढ़ने जा रहे हैं। 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। मैटर मैं आपको पिछली क्लास में बता चुका हूँ, पिछले चैप्टर की क्लासेस में। मैटर इज़ एनीथिंग दैट इज़ मास एंड ऑक्यूपाइज सम स्पेस बिटवीन। इसका मतलब ये है कि हर वो चीज़ जिसका कोई ना कोई मास होगा और वो ऑक्यूपाइज सम स्पेस, इट मीन उसका कोई वॉल्यूम होगा, तो उस चीज़ को हम मैटर कहते हैं। जैसे कि हम, आप, ये चेयर, ये बोर्ड, ठीक है, ये मार्कर, ये सब एक मैटर की एग्जाम्पल है, बिकॉज एवरी थिंग हैज़ अ मास एंड ऑक्यूपाइज सम स्पेस, इट इज़ नोन एज मैटर। मैटर की 3 टाइप्स आपके सामने मेंशन है, लिक्विड, सॉलिड एंड गैस, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे उसका बिहेवियर क्या है। फॉर एग्जांपल ये मार्कर है, ये मैटर है, और मैटर की कौन सी टाइप है, सॉलिड है। क्यों सॉलिड है, इसको मैं सॉलिड क्यों कह रहा हूँ, तो अब हम इसको प्रॉपर्टीज़ के ज़रिए पढ़ेंगे कि हम इसको किसी एक चीज़ को सॉलिड क्यों कहते हैं, पानी को हम लिक्विड क्यों कहते हैं, वाटर को हम लिक्विड कहते हैं, ठीक है, एयर जो है उसको हम गैस कहते हैं। तो इनके बिहेवियर पर हमने इसको 3 टाइप्स का नाम दिया कि किसी भी मैटर की 3 टाइप्स होती हैं, यानी उसके 3 किस्म के बिहेवियर होते हैं, जिस पे हम उसको टाइप का नाम देते हैं। आइए चलते हैं वॉल्यूम की तरफ। सबसे पहले बात की जा रही है वॉल्यूम की। वॉल्यूम क्या होता है, द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एनीथिंग, ठीक है। जितने भी लिक्विड सॉलिड्स हैं हमारे पास स्टूडेंट्स, उनका डेफिनेट वॉल्यूम होता है। डेफिनेट का मतलब आप फिक्स भी लिख सकते हैं, डेफिनेट वॉल्यूम। ऑल सॉलिड्स हैव डेफिनेट वॉल्यूम, even all liquid has definite volume, ठीक है, but gases do not have definite volume, ठीक है। gases don't have definite volume। अब इसको समझते हैं इस पॉइंट को हम कि कैसे सॉलिड का जो है डेफिनेट वॉल्यूम होगा। मैं यूँ एग्जांपल दूँ आपको, ये मार्कर है मेरे हाथ में और इसका एक वॉल्यूम है, यानी ये कोई जगह ऑक्यूपाई करेगा स्पेस में। देखें, इसको मैंने अपने हाथ पे रखा है, इसने एक जगह ऑक्यूपाई की है। अब मैं इसे अगर डेस्क पे रख दूंगा तब भी ये वही जगह ऑक्यूपाई करेगा, यानी तब भी इसका वॉल्यूम सेम रहेगा। अगर मैं इसे अपने बैग में डाल दूँ तब भी इसका वॉल्यूम सेम रहेगा। अगर मैं इसे अपने पॉकेट में डाल दूँ तब भी इसका वॉल्यूम सेम रहेगा। इसका मतलब ये है कोई भी सॉलिड है हमारे पास, कोई भी ऐसी चीज़, कोई भी ऐसा मैटर जिसका वॉल्यूम हमारे पास फिक्स्ड है, डेफिनेट वॉल्यूम है, चाहे आप उसे कहीं भी रखें उसका वॉल्यूम फिक्स है, ठीक है, वो सेम जगह ऑक्यूपाई कर रहा है। इसका मतलब वो उसका वॉल्यूम डेफिनेट होगा, और सॉलिड जितने भी हैं हमारे पास उनका वॉल्यूम डेफिनेट होता है। इसी तरह अगर मैं लिक्विड के बारे में डिस्कस करूँगा आपके साथ स्टूडेंट्स, तो लिक्विड में भी अगर मेरे पास 1 लीटर वाटर है, एक बॉटल है मेरे पास, उसमें 1 लीटर वाटर है, ठीक है। अगर मैं उस 1 लीटर वाटर को फ्लोर पे स्पिल कर दूंगा तो क्या वो 1 लीटर से कम हो जाएगा?
क्या अगर वो 1 लीटर वाटर है तो क्या हाफ लीटर रह जाएगा? नहीं, वो 1 लीटर ही रहेगा, ठीक है। इसी तरह 1 लीटर ऑफ वाटर इन अ बॉटल को अगर मैं जो है वो बकेट ऑफ वाटर में डाल दूँ, बकेट है मेरे पास एम्प्टी बकेट, उस एम्प्टी बकेट में मैं उस बॉटल को डाल दूँगा, तब भी उस बकेट में जो वाटर रहेगा वो 1 लीटर ही रहेगा। इसका मतलब है अगर हम किसी लिक्विड की बात करते हैं तो लिक्विड का वॉल्यूम भी डेफिनेट होता है। ऐसा नहीं होता कि लिक्विड का वॉल्यूम नॉन डेफिनेट हो, यानी फिक्स ना हो, या हम उसका कंटेनर अगर चेंज करें या वेसल अगर चेंज करें तो वॉल्यूम में कोई कमी पेशी आ जाए। हाँ, अलबत्ता शेप ज़रूर चेंज हो सकती है लिक्विड की। अब मैं नेक्स्ट पॉइंट पढ़ाऊँगा शेप आपको। तो लिक्विड में शेप ज़रूर चेंज हो सकती है। कैसे? अगर मेरे पास पानी बॉटल में है तो वो बॉटल की शेप का होगा, लेकिन अगर मैं उस बॉटल के पानी को फ्लोर पे स्पिल कर दूंगा तो वो फ्लोर की शेप इख्तियार कर लेगा। इसी तरह उस पानी को अगर मैं जो है वो बकेट में डालूंगा तो बकेट की शेप ले लेगा, ठीक है। बलून में डालूंगा तो बलून की शेप ले लेगा, ठीक है। इसका मतलब ये है कि लिक्विड जितने भी हैं, चाहे वाटर है, कोई जूस है, कोई किसी भी किस्म का लिक्विड आप यूज़ करें, ऑयल है, ठीक है, किसी भी किस्म के लिक्विड में प्रॉपर्टी होती है कि उसका वॉल्यूम तो सेम रहता है। यानी आप कहीं पे भी रखें, किसी भी वेसल में रखें, किसी भी कंटेनर में रखें, उसका वॉल्यूम फिक्स रहेगा, यानी अमाउंट ऑफ लिक्विड उसमें सेम रहेगा, सेम वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा होगा, लेकिन शेप उसकी डिफरेंट हो जाएगी। तो नेक्स्ट पॉइंट में आपको पढ़ाएंगे शेप कैसे डिफरेंट होती है, भी आपको मैंने बताएंगी कुछ चीज़ें, फिर से इसको एक्सप्लेन करेंगे और वहाँ पर हम शेप का पॉइंट भी आपको क्लियर करेंगे। नाउ द लास्ट इज़ गैस। गैस का जो वॉल्यूम है वो इनडेफिनेट है, यानी कोई डेफिनेट वॉल्यूम नहीं होता इसका, कोई फिक्स वॉल्यूम नहीं होता। फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल दूं, मेरे पास एक स्मॉल बॉक्स है और एक रूम है। अगर मेरे पास एक गैस का स्प्रे है और उस गैस के स्प्रे को मैं जो हूँ एक छोटे से बॉक्स में अगर होल से स्प्रे करता हूँ तो गैस उस बॉक्स में फैल जाएगी। मैं उस गैस का वॉल्यूम कितना है? आप कहेंगे सर जितना बॉक्स का वॉल्यूम है, ठीक है। गैस का वॉल्यूम उतना होगा जितना उस बॉक्स का वॉल्यूम है, क्योंकि मैंने बॉक्स में स्प्रे किया है। और उतना ही स्प्रे अगर मैं रूम में करके रूम को बंद कर दूं तो मैं कहूँगा आप गैस का वॉल्यूम कितना, तो आप कहेंगे इस रूम के बराबर है, क्योंकि सर आपने पूरे रूम में स्प्रे कर दिया है। इसका मतलब ये हुआ किसी भी गैस का जो वॉल्यूम होता है वो डेफिनेट नहीं होता, वो फिक्स नहीं होता, वो डिपेंड करता है कंटेनर के ऊपर वॉल्यूम। क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, उनके दरमियान रैंडम मोशन होता है और वो एक दूसरे से दूर दूर भागते हैं। अगर मैं सारे पॉइंट आपको बताऊँगा तो आपको क्लियर पिक्चर गैस की जहन में आएगी, गैस के मॉलिक्यूल दिखते कैसे हैं, ठीक है, मतलब उनमें स्पेसिस, उनका स्ट्रक्चर आपस में क्या होता है, तो आपको पता चलेगा गैस के मॉलिक्यूल एक दूसरे से दूर भागते हैं। जब हम किसी भी कंटेनर में, चाहे वो छोटा कंटेनर हो, चाहे वो बड़ा कंटेनर हो, चाहे वो पूरा रूम हो, हम किसी भी कंटेनर में जब गैस को स्प्रे करेंगे, उसमें गैस जो है वो कंटेन करेगा वो वेसल या कंटेनर, तो वो उस कंटेनर का वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लेगा। गैस का अपना कोई डेफिनेट वॉल्यूम नहीं है, बट गैस ऑक्यूपाई द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर। तब उसमें कंटेनर का वॉल्यूम छोटा हुआ तो छोटा वॉल्यूम होगा, बड़ा हुआ कंटेनर का वॉल्यूम तो बड़ा उसका वॉल्यूम होगा गैस का। इसका मतलब है गैस का अपना कोई फिक्स वॉल्यूम नहीं होता। तो यहाँ हमने स्टूडेंट वॉल्यूम का पॉइंट क्लियर कर लिया। सॉलिड एंड लिक्विड बोथ हैज़ डेफिनेट वॉल्यूम, बट गैसेज डू नॉट हैव डेफिनेट और फिक्स वॉल्यूम। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट विच इज़ शेप। शेप के बारे में आपको पढ़ाया, तो शेप का मतलब होता है, जैसे ये मार्कर है मेरे पास, सॉलिड में एग्जांपल दूंगा मैं आपको। इस मार्कर को मैं कहीं भी रखूँ इसकी शेप यही रहेगी। मैं ऐसे पॉकेट पे रखूँ, बैग में रखूँ, डेस्क पे रखूँ, अपने हाथ में रखूँ, इसकी शेप सेम ही रहेगी। ऐसे ही सिलेंड्रिकल शेप है इसकी, ठीक है, क्रॉस सेक्शन एरिया राउंड है और ये सिलेंडर टाइप शेप है इसकी, ऐसे ही रहेगा, इसकी शेप चेंज नहीं होगी। अगर मैं इसको कहीं फेंक भी दूंगा तो इसकी शेप यही रहेगी। समझ में आई स्टूडेंट आपको? इसका मतलब ये हुआ कि सॉलिड की शेप भी क्या होती है? डेफिनेट, फिक्स शेप होती है, शेप चेंज नहीं होती, डेफिनेट शेप। अब बात करते हैं लिक्विड की। मैंने थोड़ी देर पहले तस्करा किया आपके साथ कि वॉल्यूम लिक्विड का फिक्स होता है, लेकिन जो लिक्विड का शेप होता है वो डेफिनेट नहीं होता, क्योंकि आप लिक्विड को जिस वेसल में कंटेन करेंगे, जिस वेसल में रखेंगे, और उस वेसल का शेप वो ऑक्यूपाई कर लेगा। तो हम कह सकते हैं लिक्विड हैज़ नो डेफिनेट शेप, ठीक है। लिक्विड की कोई डेफिनेट शेप नहीं होती, तो मैं लिख रहा हूँ नो डेफिनेट शेप, ठीक है। अगर एक ग्लास है मेरे पास तो ग्लास की शेप में आ जाएगा लिक्विड, और उतना ही लिक्विड को अगर मैं फ्लोर पे जो है वो स्पिल करूँ तो वो फ्लोर की शेप ले लेगा। मैं उसे एक पॉट में डालूँ तो पॉट की शेप ले लेगा, बाउल में डालूँगा बाउल की शेप ले लेगा, ठीक है। बकेट और बकेट में डालूँगा तो बकेट की शेप ले लेगा। इसका मतलब ये है कि वाटर यानी लिक्विड्स की बात करें, जनरलाइज में बात करें, जितने भी लिक्विड हैं आप उसको जिस शेप के कंटेनर में डालेंगे वो उस शेप को इख्तियार कर लेगा। इसका मतलब लिक्विड की अपनी कोई ज़ाती शेप नहीं है, ठीक हो गया। और इसी तरह गैस के बारे में भी हम यही करेंगे
कि गैस का अपना वॉल्यूम भी नहीं है तो जाहिर सी बात है उसकी अपनी शेप भी नहीं हो सकती। इसी तरह जिस कंटेनर में मैं अपनी गैस को रखूँगा, गैस उस शेप को ऑक्यूपाई कर लेगी। ठीक है, जैसे मैंने बताया, अगर मैं स्मॉल बॉक्स में गैस को स्प्रे करूँ या एक बिग कंटेनर में करूँ, जिसमें गैस को स्प्रे करूँगा गैस उस पूरे वॉल्यूम को ऑक्यूपाई कर लेगा और उसकी शेप इख्तियार कर लेगा। इसका मतलब है गैस का ना तो वॉल्यूम डेफिनेट होता है और ना ही शेप डेफिनेट होती है। ये दोनों पॉइंट हमने कंप्लीट कर चुके हैं स्टूडेंट। अब हम जाएंगे थर्ड पॉइंट पे, विच इज़ इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस। ठीक है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस का मतलब पहले समझना है हमें। इंटरमॉलिक्यूलर का मतलब है सॉलिड के अब आपस के जो मॉलिक्यूल्स हैं, आपस में सॉलिड के जो एटम्स हैं आपस में, वो इस स्ट्रक्चर में किस तरह उनकी शेप है, उनकी स्पेसेस हैं बीच में या नहीं है। तो बेसिकली आपसे पूछा गया है कि आप यहाँ बताएंगे इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस कि सॉलिड के मॉलिक्यूल्स, लिक्विड के मॉलिक्यूल्स और गैस के मॉलिक्यूल, किस में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस ज़्यादा होती हैं, यानी किसके मॉलिक्यूल्स में गैप ज़्यादा होता है। तो स्टूडेंट यहाँ पे मैं आपको बताऊँगा कि सॉलिड के जितने भी सॉलिड है हमारे पास, उन सॉलिड की इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस नहीं होती, क्योंकि सॉलिड में मॉलिक्यूल्स आर या एटम्स आर टाइटली पैक्ड। ठीक है, एटम्स आर टाइटली पैक्ड, वेरी टाइटली पैक्ड। वेरी टाइटली का मतलब ये हो गया कि अगर मैं ये स्ट्रक्चर बनाऊँ आपके सामने, मैं कहूँ इसमें आप इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस शो करें, तो आप कहेंगे सर इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस क्या शो करें, सॉलिड के मॉलिक्यूल्स तो एक से एक इस तरह मिला होता है कि स्पेसेस तो बिल्कुल भी नहीं होती हैं। इस तरह से मॉलिक्यूल आपस में ज्वाइन होते हैं कि इनमें इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस बिल्कुल ना होने के बराबर होती हैं। लिहाजा आप देख सकते हैं कि मैं किस तरह इसको कॉन्जुगेट करके बना रहा हूँ। ये देखें, इसमें क्या है, जितने भी एटम्स हैं वो बहुत टाइटली पैक्ड हैं। यही वजह है कि इसमें आप इसकी जो अंदर जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस होती हैं वो नहीं होती। ठीक है, यानी मैं अगर इसकी बात करूँ, ये मार्कर सॉलिड से मिलकर बना हुआ है, इसे हम सॉलिड कहते हैं क्योंकि इसका डेफिनेट वॉल्यूम है, डेफिनेट शेप है। ठीक है, अब आज की बात करता हूँ कि जिस एटम से, जिन मॉलिक्यूल से, जिन मोनोमर से मिल के ये मार्कर की जो सरफेस है वो बनी है, अगर इनमें गैप होता तो मैं अगर इसमें कोई भी चीज़ करता तो इसमें गैप आ जाता, इनके मॉलिक्यूल्स में गैप आ जाता, या इसके अंदर स्पेसेस होती तो इसमें मेरा जो है वो कोई भी चीज़ इसमें डिफ्यूज़ हो जाती ईजिली। लेकिन क्योंकि सॉलिड के मॉलिक्यूल्स आपस में टाइटली पैक्ड होते हैं, लिहाजा उनके अंदर कोई चीज़ इतनी आसानी से डिफ्यूज़ नहीं हो पाती। ठीक है, ये पे आप डिफ्यूजन भी पढ़ेंगे कि सॉलिड में जो डिफ्यूजन होता है वो बहुत ज़्यादा रेयर होता है, बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। ठीक है, एज़ कम्पेयर टू लिक्विड एंड गैसेज। इसी तरह अगर मैं लिक्विड की बात करूँ, आप पूछें सर लिक्विड के एटम्स कैसे अरेंज किए जाते हैं, तो लिक्विड के एटम्स होते हैं थोड़े से लूजली अरेंज किए जाते हैं। तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पर लिक्विड के मॉलिक्यूल्स को मैं ऐसे अरेंज कर सकता हूँ, तो yes, you can say that there are some intermolecular spaces between these molecules of liquid. Why? Because molecules of liquid are not tightly packed, rather they are loosely packed from each other. ठीक है, they contain some intermolecular spaces between their molecules. ठीक है, और यही वजह है कि लिक्विड किसी भी शेप में आ जाता है। हमने लिखा नॉन डेफिनेट शेप, इसका मतलब ये है कि उनके मॉलिक्यूल्स में स्पेसेस हैं, वो मूव कर सकते हैं। अगर आप वाटर को भी एग्जांपल ले लें, वाटर को देखें आप, तो वाटर का अगर ग्लास ऑफ वाटर मेरे पास है, मैं कहूँ उसको हाफ़ कर दें, तो आप उसको दूसरे ग्लास में उसे हाफ़ कर सकते हैं। इसका मतलब है लिक्विड जो है के मॉलिक्यूल्स में स्पेसेस हैं। यही वजह है कि लिक्विड के मॉलिक्यूल्स जो है किसी भी कंटेनर में जाकर वो अपनी शेप को, उसकी शेप को जो है अपना लेते हैं, क्योंकि उनके दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस होती हैं एंड दे कैन मूव ऑन टू ईच अदर। ये वाली लेयर, अपर लेयर दूसरी लेयर के ऊपर मूव कर सकती है। ठीक है, दूसरी लेयर तीसरी लेयर के ऊपर मूव कर सकती है। इसका मतलब इनमें मूवमेंट हो सकती है, पॉसिबल है मूवमेंट, क्योंकि इनके मॉलिक्यूल्स आर लूजली पैक्ड। ठीक है, एंड दे हैव इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस बिटवीन देयर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, जबकि मैं अगर सॉलिड की बात कर रहा था आपसे, सॉलिड में ऐसा नहीं है कि मैं ऊपर ही लेयर को पुश करूँ तो ऊपर ही लेयर मूव कर जाएगी सेकंड लेयर के ऊपर, ऐसा पॉसिबल नहीं है, ये डिफॉर्म हो जाएगा। अगर मैं ऐसा करूँ अभी कि मैं यहाँ से फोर्स अप्लाई करूँ और मैं चाह रहा हूँ कि मेरी पहली दो लेयर्स यहाँ से निकल जाएँ, तो फॉर एग्जांपल मैं ये मार्कर है, मैं इसको फोर्स लगा के ये चाह रहा हूँ मैं यहाँ से मॉलिक्यूल्स निकल जाएँ, तो ये डिफॉर्म हो जाएगा, ये ब्रेक हो जाएगा, लेकिन ये शेप चेंज नहीं करेगा अपनी। ठीक है, लेकिन लिक्विड में अगर मैं लिक्विड के मॉलिक्यूल्स को यहाँ से पुश करूँगा तो लिक्विड के मॉलिक्यूल यहाँ से निकल के यहाँ चले जाएंगे, क्योंकि लिक्विड के पास डेफिनेट शेप नहीं है, जिस शेप में हम उसको डालना चाहेंगे वो उसमें आ जाएगा। लिहाजा से पॉइंट क्लियर हो गया कि सॉलिड के मॉलिक्यूल्स आर टाइटली पैक्ड, लिक्विड के मॉलिक्यूल्स आर लूजली पैक्ड, एंड गैस के मॉलिक्यूल्स आर वेरी लूजली पैक्ड।
गैस के मॉलिक्यूल जो हैं वो वेरी लूजली पैक्ड हैं, इतने लूज हैं कि वो एक दूसरे से इतना दूर भागते हैं गैस के मॉलिक्यूल। जैसे ही आप किसी गैस को स्प्रे करेंगे कंटेनर में तो गैस के मॉलिक्यूल एक दूसरे से दूर भागेंगे। वो टाइटली पैक्ड नहीं होते हैं, ना वो लूजली पैक्ड होते हैं, वो वेरी लूजली पैक्ड होते हैं। दे हैव सेपरेटेड विद द वाइड स्पेस, ठीक है। उनके दरमियान जो है बहुत ज़्यादा इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस होती हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस सॉलिड की नहीं होती हैं, लिक्विड की कम होती हैं एज़ कम्पेयर टू गैसेस। और गैसेस की जो स्पेसेस हैं, द स्पेसेस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस आर जो है सो मच, ठीक है। देयरफॉर वी कैन से दैट द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ द इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस ऑफ गैसेस मॉलिक्यूल आर ग्रेटर देन दैट ऑफ लिक्विड्स एंड सॉलिड्स, ठीक है स्टूडेंट। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, नंबर 4 पॉइंट, जिसमें बता रहा है कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। जिस तरह इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस का मतलब था दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान में कितनी स्पेस है, इसी तरह इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस का मतलब यह है दो मॉलिक्यूल के दरमियान में कितनी अट्रैक्शन है, कितनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है दो मॉलिक्यूल के दरमियान में, ये हमें बताएगा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। तो आप स्टूडेंट इन तीनों को देख के बता सकते हैं, मैंने डायग्राम पर बना दी है। इन तीनों को देख के आपको वाजे हो रहा होगा कि सर सबसे ज़्यादा फोर्स तो मुझे इसमें लग रही है, क्योंकि इसके जो मॉलिक्यूल्स या आइटम्स हैं वो आपस में बहुत ज़्यादा यूनाइट हैं, बहुत ज़्यादा टाइटली पैक्ड हैं। वाई? बिकॉज दे हैव हायर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, ठीक है। इनकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आपस में मॉलिक्यूल एक दूसरे को बहुत ज़्यादा फोर्स से अट्रैक्ट कर रहे हैं, इसी वजह से इनकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत ज़्यादा है। और जिसकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत ज़्यादा होती हैं उनकी स्पेसेस ना होने के बराबर होती हैं, इनमें स्पेस नहीं आती। और जिसकी स्पेस बहुत ज़्यादा होती है उनकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ना होने के बराबर होती हैं। यानी मैं कहूँ कि ये मॉलिक्यूल इस मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट करे, तो आप कहेंगे सर ये मॉलिक्यूल इस मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट करे, बहुत कम चांस है, बहुत कम फोर्स लगेगी, क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल की नेचर ये होती है दे आर इन रैंडम कंटिन्यूस मोशन, वो हमेशा मोशन करते रहते हैं और कोलाइड करते रहते हैं विद द वॉल्स ऑफ द कंटेनर एंड द पिस्टन ऑफ द कंटेनर, ठीक है। देयरफॉर वी कैन से दैट द गैसियस मॉलिक्यूल्स हैव लो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज, रादर सॉलिड हैव द हायर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इनके पास हाई इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज होती हैं, ठीक है। इनके पास आप मीडियम भी कह सकते हो, लो भी कह सकते हो कि इनके पास लो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज होती हैं, जबकि गैसेस में वेरी लो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज होती हैं, ठीक है, वेरी लो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज। ये तमाम चीज़ें आपको इसलिए पता होनी चाहिए स्टूडेंट, क्योंकि हम अगली क्लास में इंशाल्लाह बिहेवियर्स स्टडी करेंगे कि गैसेस के क्या बिहेवियर्स हैं, इसके लॉ में काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी में कौन कौन से पॉइंट मेंशन किए गए हैं। तमाम तर बातें हम गैस से स्टार्ट करते हुए सॉलिड तक जाएंगे। तो बिहेवियर आपको इसमें पढ़ाने के लिए ये तमाम तो छोटी मोटी प्रॉपर्टीज़ आपको पता होनी चाहिए कि गैस या लिक्विड या सॉलिड कैसे बिहेव करता है, उसका शेप क्या है, उसका वॉल्यूम क्या है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस और स्पेसेस में क्या रिलेशनशिप है। जितनी ज़्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होंगी उतना कम आपका इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होगा, और जितना ज़्यादा इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होगा उतनी कम आपकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होंगी, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट चलते हैं काइनेटिक एनर्जी की तरफ। और काइनेटिक एनर्जी में स्टूडेंट देखें, काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करती है वेलोसिटी पर। आप सबको पता है कि काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करती है वेलोसिटी पर। और अगर मैं सॉलिड, लिक्विड और गैस की बात करूँ तो आपको ये डायग्राम में काफ़ी हद तक क्लियर है कि किसके मॉलिक्यूल, सॉलिड के, लिक्विड के, गैस के, किस स्टेट ऑफ मैटर के मॉलिक्यूल जो हैं वो वेलोसिटी के साथ मूव कर रहे होंगे, जिनकी सर्टेन अमाउंट ऑफ वेलोसिटी मौजूद होगी। तो आप यकीनन कहेंगे सर गैस के मॉलिक्यूल हमेशा रैंडम मोशन में होते हैं। अगर हम कहीं गैस को स्प्रे करवाएंगे तो गैस के मॉलिक्यूल वहाँ से निकलेंगे, एक दूसरे से वाइडली सेपरेट हो जाएंगे, क्योंकि उनकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत कम हैं, लिहाजा वो एक दूसरे से दूर भागेंगे और कंटिन्यूस मोशन में होंगे। कंटिन्यूस मोशन का मतलब है कि हमेशा इनकी वेलोसिटी होगी, ठीक है। एज़ कम्पेयर टू दिस देखें तो आप कहेंगे सर इसके मॉलिक्यूल लेयर टू लेयर मूव कर सकते हैं, ठीक है, स्लो मूव करेंगे लेकिन मूव करेंगे। लिक्विड के मॉलिक्यूल भी मूव कर सकते हैं। अगर आप लिक्विड में, पानी में या किसी भी लिक्विड में, ऑयल में अगर आप हाथ भी डाल के घुमाएंगे तो वो घूमने लगेगा, यानी उसके मॉलिक्यूल्स हरकत में आएंगे, मूव करने लगेंगे। लेकिन अगर हम सॉलिड की बात करें तो सॉलिड के मॉलिक्यूल ऐसा नहीं कि ये मॉलिक्यूल जो है वो मूव करते हुए नीचे चले जाए, नीचे के मॉलिक्यूल ऊपर आ जाए, ऐसा मुमकिन नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि सॉलिड के मॉलिक्यूल्स टाइटली पैक्ड हैं, उनकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है, उनकी इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस ना होने के बराबर हैं। यही वजह है कि उनकी काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो है, ठीक है। लेस काइनेटिक एनर्जी, वेरी लो काइनेटिक एनर्जी, आप कहें कि काइनेटिक एनर्जी ना होने के बराबर है, तो मैं यूँ भी कह सकता हूँ कि काइनेटिक एनर्जी इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू ज़ीरो, नो काइनेटिक एनर्जी, बिकॉज ये अपनी जगह सिर्फ वाइब्रेट कर सकते हैं। अगर मैं सॉलिड के मॉलिक्यूल की मूवमेंट के बारे में बात करूँ आपसे, तो दे कैन ओनली वाइब्रेट ऑन देयर पोजीशन, यानी यहाँ पर ये एटम वाइब्रेट करेगा,
ये वाइब्रेशन इसको ट्रांसफ़र करेगा, फिर ये इसको ट्रांसफ़र करते करते तमाम मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट करेंगे। और सिर्फ ये वाइब्रेशन कर सकता है जबकि गैस और जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं वो वाइब्रेशन के अलावा उनका ट्रांसलेशन मोशन भी मौजूद है, उनका जो है वो वाइब्रेशनल मोशन भी मौजूद है, ट्रांसलेशन भी मौजूद है, इवन रोटेटरी मोशन भी मौजूद है। तो क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल 3D मोशन में 3 डायमेंशनली मूव करते हैं, रैंडम मोशन है उनका और कंटिन्यूस मोशन है, लिहाजा आप कह सकते हैं कि इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है, गैसेस की जो काइनेटिक एनर्जी है वो हाई होती है। ठीक है, गैसेस की काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई होती है, जबकि सॉलिड्स की काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा नेग्लिजिबल होती है, ना होने के बराबर होती है, क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल्स में मूवमेंट नहीं है, सॉलिड के मॉलिक्यूल्स में मूवमेंट नहीं है, इसीलिए सॉलिड के मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी 0 के बराबर होती है या नेग्लिजिबल हम कंसिडर करते हैं। चूँकि इसके मॉलिक्यूल फिक्स हैं, इनकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत ज़्यादा है। लेकिन गैस के बारे में मैं जिक्र कर रहा था कि गैस की जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं वो ना होने के बराबर है, वेरी लो। देयरफॉर दे हैव वाइडली सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर एंड हेंस दे हैव हाई काइनेटिक एनर्जी। उनकी जो वेलोसिटी होती है, जिस वेलोसिटी से गैस के मॉलिक्यूल मूव कर रहे होते हैं, वो बहुत ज़्यादा हाई वेलोसिटी होती है एज़ कम्पेयर टू सॉलिड एंड लिक्विड। जबकि लिक्विड की बात करें तो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स भी आपस में जो है वो मूव कर सकते हैं, इनकी वेलोसिटी होती है, लेकिन वो लो काइनेटिक एनर्जी में आएगा। ठीक है, इनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, जबकि लिक्विड की काइनेटिक एनर्जी लो होती है और सॉलिड की काइनेटिक एनर्जी नेग्लिजिबल होती है, बिकॉज सॉलिड मॉलिक्यूल्स आर फिक्स्ड एंड टाइटली पैक्ड टुवर्ड ईच अदर। अब स्टूडेंट हमारे पास कंप्रेसिबिलिटी है। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज़ कंप्रेसिबिलिटी। क्या होती है कंप्रेसिबिलिटी? कंप्रेसिबिलिटी का मतलब होता है कंप्रेस करने की सलाहियत, यानी अगर हम गैसेस को कंप्रेस करें, सॉलिड को कंप्रेस करें और लिक्विड को कंप्रेस करें तो कौन ज़्यादा कंप्रेसिबिलिटी शो करेगा, कौन ज़्यादा कंप्रेस हो सकता है। तो आप खुद बताएं स्टूडेंट, इन तीनों डायग्राम्स को देखते हुए तो आपको अंदाज़ा होगा कि जिसके अंदर इस इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस ज़्यादा होंगी वो फोर्स लगाने पर, प्रेशर एक्सर्ट करने पर वो ज़्यादा कंप्रेस हो जाएगा, बिकॉज दे हैव स्पेसेस बिटवीन देयर मॉलिक्यूल्स। दैट्स वाई गैस कैन बी कंप्रेस इजीली और कैन बी एक्सपेंड इजीली। ठीक है, तो आप यहाँ लिख सकते हैं कैन बी कंप्रेस्ड इजीली। ठीक है, और दे कैन एक्सपेंड एज वेल इजीली। ठीक है, अच्छा वजह इसकी क्या है? अगर पूछा आपसे ऑन द बेसिस ऑफ काइनेटिक मॉलिक्यूल थ्योरी वाई गैसेज द रेट ऑफ कंपैरेसिबल और जो कंप्रेसिबिलिटी है वो गैस की क्यों ज़्यादा होगी, तो आप रीज़न उसका देंगे अकॉर्डिंग टू काइनेटिक मॉलिक्यूल थ्योरी कि बिकॉज गैसेज हैव हायर इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस। ठीक है, देन सॉलिड एंड लिक्विड्स। सॉलिड और लिक्विड के मुकाबले में गैसेस की इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस बहुत ज़्यादा हैं, लिहाजा दे कैन कंप्रेस। ठीक है, दे कैन कंप्रेस अप टू सम एक्सटेंट। ठीक है, एंड दे कैन बी कंप्रेस ईजिली और दे कैन बी एक्सपेंड ईजिली। इसी के बरक्स अगर मैं सॉलिड की बात करूँ स्टूडेंट, तो सॉलिड को कंप्रेस करना, आप देखिए सॉलिड के मॉलिक्यूल टाइटली पैक्ड हैं, ऑलरेडी टाइटली पैक्ड हैं, स्पेस उनमें बिल्कुल नहीं है। आप देख सकते हैं स्पेस बहुत कम है, बहुत ज़्यादा टाइट हुए हैं इसके मॉलिक्यूल। अगर मैं इसको फर्दर कंप्रेस करूँ, उस पर फर्दर प्रेशर या फोर्स अप्लाई करूँ, तो आप क्या समझते हैं कि ये कंप्रेस आसानी से हो जाएगा? तो आप कहेंगे नहीं सर, इसके अंदर तो गैप ही नहीं है, इसके मॉलिक्यूल्स ऑलरेडी इतने पैक्ड हैं, तो हम इसको अगर फोर्स लगाएंगे तो इसमें कंप्रेसिबिलिटी नहीं होगी, यानी इसकी कंप्रेसिबिलिटी भी नेग्लिजिबल के बराबर होगी, या आप ये कह सकते हैं कि यहाँ पर दे कैन नॉट बी कंप्रेस्ड। ठीक है, सॉलिड्स कैन नॉट बी कंप्रेस इजीली। सॉलिड को हम आसानी से कंप्रेस नहीं कर सकते, जबकि गैसेस को वी कैन ईजिली कंप्रेस दिस गैसेस। लिक्विड के बारे में हम कहीं कह सकते हैं कि लिक्विड में मॉलिक्यूल टाइटली पैक्ड नहीं है, लूजली पैक्ड है, लेकिन इनमें इतनी ज़्यादा भी स्पेसेस नहीं है। अगर मैं लिक्विड के बारे में बात करूँ तो लिक्विड के मॉलिक्यूल की जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस हैं वो इतनी ज़्यादा नहीं है कि हम उसको कंप्रेस करें और बहुत ज़्यादा ईजिली वो और बहुत ज़्यादा कंप्रेशन शो करे। ठीक है, बहुत ज़्यादा कंप्रेशन शो नहीं करता। लिक्विड को जब आप कंप्रेस करेंगे तो दे कैन बी कंप्रेस्ड। ठीक है, ऐसा नहीं कि कंप्रेस नहीं हो सकता लिक्विड, दे कैन बी कंप्रेस बट अप टू लिटिल एक्सटेंट। इतना कम एक्सटेंट वो होता है उनका, इतने कम कंप्रेस होते हैं कि वो नेग्लिजिबल के बराबर होता है। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं दे कैन बी कंप्रेस्ड। ठीक है, और वो किसके बराबर होता है? वो तकरीबन नेग्लिजिबल होता है, इतना लिटिल अमाउंट ऑफ एक्सटेंट होता है कि वो नेग्लिजिबल होता है। ठीक है,
तो यहाँ हमने स्टूडेंट्स कंप्रेसिबिलिटी के बारे में पढ़ लिया। कंप्रेसिबिलिटी सबसे ज़्यादा गैसेस की होती है, उसकी वजह भी हमने देख ली कि क्योंकि उनके मॉलिक्यूल्स में स्पेसेस होती हैं। देन उससे कम कंप्रेसिबिलिटी होती है नेग्लिजिबल के बराबर लिक्विड्स में होती है, चूँकि लिक्विड में स्पेसेस थोड़ी सी हैं लेकिन एज़ कम्पेयर टू गैसेस कम है। सॉलिड के बारे में हमने बात की, सॉलिड के मॉलिक्यूल्स में स्पेसेस तो है ही नहीं, ना होने के बराबर है, लिहाजा उनको जो कंप्रेस करेंगे तो उनको कंप्रेस करना आसान नहीं होगा और उनकी कंप्रेसिबिलिटी तकरीबन 0 के बराबर होती है। तो यहाँ स्टूडेंट हमने अपने लेक्चर को आज वाइंड अप करते हैं। ये तमाम तर प्रॉपर्टीज़ जो मैंने आपको पढ़ाई हैं ये नेक्स्ट क्लास के अंदर जो हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस पढ़ेंगे उसमें आपको काम आएंगी। इसके अलावा हम आगे फर्दर जब इसका पार्ट नंबर 2 और पार्ट नंबर 3 करेंगे अपने इस चैप्टर का, जिसमें लिक्विड के तमाम बिहेवियर्स और सॉलिड के तमाम बिहेवियर्स पढ़ेंगे, उसमें आपको तमाम प्रॉपर्टीज़ काम आएंगी। इसलिए मैंने आपको शुरू में ये पहली क्लास से रखी ताकि आपकी थोड़ी बेसिक्स स्ट्रॉन्ग हो जाएँ रिगार्डिंग 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। उसके बाद हम अपने लेक्चर को एडवांस लेवल पे लेके जाएंगे और आपको तमाम तर लॉज और इसकी तमाम तर चीज़ें करवाएंगे। इजाज़त है मुझे स्टूडेंट इस क्लास में। अल्लाह हाफ़िज़।